नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हिंदी, उत्तराखंड और सामान्य ज्ञान के 100 से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपने और पार्टों को नहीं देखा है तो उन्हें भी आप प्लेलिस्ट में आकर स्पीड बढ़ाकर जरूर से देख लीजिएगा। तो प्रैक्टिस के लिए दोस्तों काफ़ी अच्छा है। और 100 में से दोस्तों आपका स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उत्तराखंड पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, पटवारी लेखपाल, एसआई दरोगा, तो अपना स्कोर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। ये सीरीज हेल्पफुल है या नहीं ये भी आपको बताना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत होगी दोस्तों हर रोज की तरह ही हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, और इसके बाद हम देखेंगे जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और 60 के बाद दोस्तों शुरू होंगे उत्तराखंड के प्रश्न। पहला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है। इसमें बहुत ज़्यादा इस प्रश्न में बहुत ज़्यादा बच्चे गलती करने वाले हैं। खड़ी बोली, बांगरू, बुंदेली या ब्रजभाषा। अगर आपने दोस्तों खड़ी बोली उत्तर दिया है तो आप बिल्कुल गलत है या सोचा है मन में। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ब्रजभाषा। पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली दोस्तों ये हो जाएगा ब्रजभाषा। एग्जाम में दोस्तों यही उत्तर दिया गया था। और ब्रजभाषा दोस्तों सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और खड़ी बोली भी ये सभी जो है यहाँ पर जो दिए हुए सभी सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित है। तो पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली हो जाएगा ब्रजभाषा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। तत्सम दोस्तों ये हो जाएगा कुकर। अब ये भात पकाने वाला, भात दाल पकाने वाला कुकर नहीं दोस्तों, इसका होता है तत्सम। क्या होता है दोस्तों इसका? कुत्ता। और कोयल है दोस्तों, कोयल का हो जाएगा कोकिला। और लाख के लिए हो जाएगा दोस्तों क्या तत्सम? लक्ष्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, तलवार का पर्यायवाची शब्द है। तलवार को हलवार, धारदार, धारदार या करवाल। अगर दोस्तों आपने धारवाल सोचा तो आप बिल्कुल गलत है। तलवार का पर्यायवाची जो शब्द है वो हो जाएगा करवाल। ऑप्शन नंबर बी तलवार का हो जाएगा करवाल। इसके अलावा कृपाण, ये भी आपने सुना होगा, ये भी इसका पर्यायवाची होता है। अस्सी, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अस्सी भी इसी का पर्यायवाची होता है, किसका? तलवार का। इसके अलावा चंद्रहास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, चंद्रहास भी इसी का पर्यायवाची होता है, किसका? तलवार का। अगला प्रश्न है, पुरस्कार का विलोम बताइए। आशीर्वाद, दंड, साधुवाद या कृपा। तो आशीर्वाद दोस्तों बनता नहीं है इसका, साधुवाद भी नहीं होगा, कृपा तो पुरस्कार का कृपा कोई लेना देना है ही नहीं। तो पुरस्कार का विलोम हो जाएगा दंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, और कृपा का विलोम क्या होगा? तो को कृपा का हो जाएगा दोस्तों कोप। कोप। पेपर मिलते ही दोस्तों आपको एग्जाम में सीधे टूट पड़ना है। 100 प्रश्न वहां पर होंगे, बिल्कुल आपको पेपर पर रहम नहीं करना है। तो तब तक आपको दोस्तों इस तरह की तैयारी अपनी कर लेनी है। पेपर मिलते ही सीधे आपको टूट पड़ना है एग्जाम में बस। अगला है, इनमें से हाथी का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। हाथी के लिए दोस्तों दंती होता है, हस्ती होता है, करी होता है। ये तीनों दोस्तों हाथी के समानार्थी हैं। हस्त दोस्तों ये नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसका क्या होगा? हाथ। हस्त यानी कि हाथ, तो ये नहीं होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अकथनीय शब्द के लिए सर्वोत्तम वाक्य का चयन कीजिए। इसे थोड़ा पढ़ लेते दोस्तों, एग्जाम में भी आपको इसी तरह से ऑप्शन होंगे। ऑप्शनों को ढंग से पढ़ना है आपको, जल्दीबाजी में उत्तर टिक नहीं करना है। जिसका खंडन न हो सके, क्या उसे अकथनीय कहेंगे? जो घोर या भीषण न हो, जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, जो तर्क से सिद्ध ना हो। तो अकथनीय यानी कि हो जाएगा जिसके बारे में कुछ न कहा जा सके, तो ये हो जाएगा अकथनीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, एग्जाम में दोस्तों पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, सीमा कुछ छिपा रही है, लगता है दाल में कुछ काला है, रेखांकित मुहावरे करता है। तो सीमा को आपको भूल जाना है। तो दाल में कुछ काला है, इतना ये आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा। कुछ गड़बड़ होना, कुछ तो गड़बड़ दया, बिगड़ जाना, शक करना, दाल खराब होना तो कतई नहीं। दाल में कुछ काला है तो दाल खराब तो ऐसा नहीं, शक करना ऐसा भी नहीं, बिगड़ जाना भी नहीं। तो ये हो जाएगा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ होना, कुछ तो गड़बड़ दया, पता लगाओ। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, दिए गए विकल्पों में अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों 3 वाक्य जो है शुद्ध है और एक दोस्तों अशुद्ध है। अब एग्जाम में दोस्तों ऐसा ही होगा, या तो एक अशुद्ध बताओ या फिर कौन सा इनमें से शुद्ध है। वहां एक ही शुद्ध होगा, 3 अशुद्ध होंगे। तो प्रश्न दोस्तों कैसे भी वहां पर बनेगा, जरूरी नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाए। कुछ दोस्तों अपने तर्क के आधार पर भी आप
शुद्ध अशुद्ध वाक्य को सही कर सकते हैं छोटी छोटी गलती पहचान कर। पहला है, यह संस्था का 8वां वार्षिक अधिवेशन है। अभी तक दोस्तों ये बिल्कुल सही लग रहा है पढ़ने में। सुषमा जल से पौधों को सींच रही थी, ये भी आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल ठीक ही है। आगे बढ़ते हैं। मकान ढह जाने का डर है, मकान ढह जाने का डर है। हम सब मेला देखने जाएंगे, यहाँ पर क्या जाएंगे होगा, ऐसा दोस्तों नहीं, ये हम सब मेला देखने जाएंगे सही है। मकान ढह जाने का डर, ये भी सही है। अब दोस्तों देखिए गलती कहाँ पर है, सुषमा जल से पौधों को सींच रही है। अब यहाँ पर ये भी हो सकता था सुषमा जो है वो पौधों को, सुषमा वो नहीं, सुषमा पौधों को सींच रही थी। अगर इतना भी होता ना तब भी दोस्तों, वैसे भी अब पौधों को सींचना यानी कि दोस्तों पौधों को तो जल से ही सींचते हैं ना वैसे भी, तो ये जल से दोस्तों नहीं होना चाहिए था। तो ये इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। दोस्तों वर्तनी से एक ना एक शब्द यहाँ पर जरूर बनेगा और इसमें भी बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करेंगे। तो बिरहिणी, अगर दोस्तों आपने ऑप्शन नंबर बी वाला सोचा ना तो आप बिल्कुल सही होने के बजाय बिल्कुल गलत है। ये दोस्तों नहीं है इसका सही उत्तर बिरहिणी। दोस्तों ये बी वाला तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही दोस्तों ये नहीं है। ये हो जाएगा बिरहिणी ऑप्शन नंबर सी। इस तरह से लिखते हैं बिरहिणी, बिरहिणी होता है, बिरहिणी इसी तरह से दोस्तों होता है, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी वाला है ना इसी को टिक करते हैं ज़्यादातर, तो जो सही करेगा उसी को नंबर मिलेगा। तो बिरहिणी इस तरह से लिखा जाता है, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है वर्तनी से फिर प्रश्न है, प्रधानमंत्री की भाषा की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। श्रुति लिपि तो दोस्तों ये क्या होगा, अब ये आपको यहाँ पर पहचानना है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए पहली बात, इसमें लिपि क्या इस तरह से वाली लिपि होगी, ये लिपि ये तो गलत है, सरासर गलत है ना, ये हटा दीजिए। श्रुति लिपि, अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा छोटी में लिखा हुआ श्रुति या श्रुत लिपि या फिर ये श्रुति लिपि, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कौन सा होगा इसका सही उत्तर दोस्तों, बी वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, तो वैसे गलत है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी श्रुत लिपि। इस तरह से होता है दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में गलती होगी एक नंबर सीधे सीधे जाएगा, साथ ही दोस्तों 0.225 नंबर वो भी जाएंगे, तो एक नंबर गलत होने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान से आपको वर्तनी को सही करना है, देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, ऑप्शनों को आसानी से देखना, आपको आराम से देखना है। अगला है, रावण सिर सरोज बनचारी चल रघुवीर सिलीमुखधारी। सिलीमुख में कौन सा अलंकार है, सिलीमुखधारी, सिलीमुख, सिलीमुख दोस्तों इसके वैसे दो अर्थ होते हैं, जैसे कि एक सिलीमुख का दोस्तों जैसे बाण भी होता है सिलीमुख के लिए, और सिलीमुख दोस्तों मैंने आपको बताया था कुछ दिन पहले, सिलीमुख दोस्तों भौरा का भी पर्यायवाची होता है, तो बाण भी होता है भौरा भी होता है। तो यहाँ पर पूछा है कि सिलीमुख में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों अर्थ यहाँ पर चिपके हुए हैं, तो ये हो जाएगा श्लेष अलंकार, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बिल्कुल दोस्तों सब कुछ इसमें सिलेबस के अनुसार है, कोई दोस्तों ऐसी चीजें नहीं है इस वीडियो में या जो भी मैं आज तक आपको देते आया हूँ, सब कुछ दोस्तों सिलेबस के अनुसार है। आयोग को सिर्फ 100 प्रश्न बनाना, आपको प्रैक्टिस खूब करनी है। होरी किस उपन्यास का पात्र है। पहली बात दोस्तों, ये जो भी यहाँ पर उपन्यास दिए हैं ये मुंशी प्रेमचंद्र के हैं, जैसे करम भूमि हो गया, गोदान है, गबन है, रंगभूमि है। तो होरी किस उपन्यास का पात्र दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोदान का पात्र है। गोदान दोस्तों उपन्यास है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है, वैसे सभी के सभी उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसकी कविता है। मुक्तिबोध, अज्ञे, हरिवंश राय बच्चन या निराला। तो गजानन माधव मुक्तिबोध दोस्तों सिलेबस में और निराला सिलेबस में, तो इन दो ऑप्शन में है। तो तुलसीदास दोस्तों ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, बिल्कुल याद रखेगा। कुकुर मुत्ता दोस्तों फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था पिछली बार, ये भी निका है, हो सकता है इस बार तुलसीदास रचना आ जाए इस तरह से कि तुलसीदास कविता किसकी है, या पुलिस में आ जाए, कहीं आ जाए। कुकुर मुत्ता भी निका है, ये भी याद रखेगा। गीतिका, अड़िमा, परिमल, अनामिका, नए पत्ते, ये सब किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं। अब दोस्तों आयोग ने अगर चाहा तो दोस्तों 3 प्रश्न भी 4 प्रश्न भी दोस्तों साहित्य से दे सकता है, वरना दोस्तों 1 या 2 तो बनते ही बनते हैं, यानी कि 3-3 4-4 बनते हैं दोस्तों। हर बार आयोग बदल देता है, एक पेपर में 3-4 पूछेगा तो लोगों को लगता है कि अगले बार भी इतने साहित्य से आएंगे, ऐसा दोस्तों कुछ नहीं होता है। आयोग बदल देता है हर बार, लोगों को लगता है कि इस बार से प्रश्न पूछ दिए तो अगले बार दोस्तों आयोग थोड़ा बदल देता है, मतलब कि रहता है। आपने पुराने पेपर आप सभी देख लीजिएगा, सारे मैंने दिए हुए हैं, प्ले लिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। वह तोड़ती पत्थर दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की।
तो वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। जबरदस्त है दोस्तों ये। ऑप्शन नंबर सी, कभी टाइम मिलेगा तो पढ़िएगा जरूर। अगला प्रश्न है सही युग्म का चयन कीजिए। एक तरफ दोस्तों यहाँ पर बोली दी हुई है, तो इनको सुमेलित करना है, सही युग्म का चयन करना है। पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी। तो पश्चिमी हिंदी दोस्तों ये खड़ी बोली, कौरवी, ये तो सही है। पहाड़ी हिंदी दोस्तों बघेली नहीं। पहाड़ी हिंदी दोस्तों गढ़वाली या कुमाऊनी आना चाहिए, हिमाचली आना चाहिए, तो होगा नहीं। पहाड़ी हिंदी दोस्तों ये गढ़वाली में जाएगा। पूर्व हिंदी अवधी वगैरह छत्तीसगढ़, इस तरह से। बिहारी हिंदी दोस्तों कोई नहीं है। जो मारवाड़ी है दोस्तों ये है राजस्थानी। राजस्थानी दोस्तों ये मारवाड़ी है, राजस्थानी पश्चिमी मतलब कि यहाँ की है मारवाड़ क्षेत्र की, तो राजस्थानी है। और यहाँ पर जो सही है वो जाएगा पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, कौरवी, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है मैं चलती थी मैं का बहुवचन क्या होगा। ये जो मैं है ना, मैं का बहुवचन क्या होगा। तुम, कतई नहीं, सब नहीं, वे नहीं। मैं का हो जाएगा क्या, हम। बिल्कुल आसान है। मैं का क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आसान है, इस तरह से आपको पहचानना है। अगला है निम्न में से सर्वनाम शब्द है। रोग, नींद, सफाई, कौन। अब दोस्तों सर्वनाम आपको पहचानना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों कौन। कौन किस तरह का दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी तरह से दोस्तों प्रश्न वहां पर एग्जाम में बनते हैं, बिल्कुल सिलेबस के अनुसार देख रहे हैं। लाइक जल्दी से कर दीजिए। अगला है काला घोड़ा तेज दौड़ता है, मैं क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण दोस्तों क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं हम, क्रिया विशेषण कहते हैं। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, दौड़ता है दोस्तों ये तो क्रिया है। तो काला घोड़ा दोस्तों कैसा दौड़ता है, ये हो जाएगा दोस्तों तेज दौड़ता है। तो तेज क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है माता जी तो ही नहीं, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है। अकर्मक, आज्ञार्थक। आपको लग रहा होगा आज्ञार्थक भी हो सकता है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, ऐसा दोस्तों नहीं है। द्विकर्मक या प्रेरणार्थक। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों प्रेरणार्थक क्रिया इसमें है। जब कर्ता स्वयं क्रिया न करके दूसरे को क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे यहाँ पर हो रहा है कि माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, दोस्तों ये हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है छायादार शब्द किसका उदाहरण है। अब छायादार दोस्तों, छाया और दार। तो छाया दोस्तों कैसा है, अपना हिंदी शब्द है। दार दोस्तों कैसा शब्द है, तो फारसी भाषा का शब्द है। तो जो दो भिन्न भाषाओं के भिन्न अर्थ वाले शब्दों के मिलने से बने यौगिक शब्दों को संकर शब्द कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। तो छायादार दोस्तों ये हो जाएगा संकर शब्द। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब यहाँ से देख लेते हैं हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। सभी जगह से लगभग मैंने प्रश्न लिए हैं और बाद में देखेंगे उत्तराखंड के। इसके बाद 1867-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह सर्वप्रथम अभिनिश्चित किया। दोस्तों ये किया था दादा भाई नौरोजी ने। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1867-68 में, ये भी आपको याद रखना है। और प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, और ये सर्वप्रथम किसने बताया था दोस्तों, ये बताया था दादा भाई नौरोजी ने। दोस्तों पुस्तक कौन सी थी, ये दोस्तों हमने कल या परसों में ही देखा था, वो आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। दादा भाई नौरोजी ने जो पुस्तक लिखी थी वो आप बताएगा कमेंट बॉक्स में। किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय, इसी में आपको टफ लग रहा होगा कि राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय। तो किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय से, ऑप्शन नंबर बी। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय। घटना चक्र के दोस्तों इसमें प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब प्रारंभ किया गया, सीधे सीधे दोस्तों छपने वाला प्रश्न है। राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन या राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब आया दोस्तों, पहली बात सन याद रखिए 2005। तो 2005 का एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, मई 2005। 5 मई 2005 को दोस्तों राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन दोस्तों ये प्रारंभ किया गया। बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा, सीधे सीधे छपेगा। अगला प्रश्न है राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है। अब दोस्तों आपको ये खाद्य आयोग किस कानून के अंतर्गत होती है ये भी आपको याद रखना है। साथ ही दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये कब आया था दोस्तों, ये आपको जरूर से याद रखना है। ये आया था दोस्तों 2013 में। पिछली बार दोस्तों पटवारी में पूछा था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था दोस्तों, 10 सितंबर 2013। तो 2013 यहाँ पर दिया हुआ है ना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, तो 10 सितंबर 2013 को दोस्तों आया था। सीधे सीधे एग्जाम में आपको ये प्रश्न
देखने को मिलेगा और आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि आपने मेरी वीडियो में पढ़ा था या कैसे पढ़ा था। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोस्तों 10 सितंबर 2013, बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों। यही मेरा उद्देश्य था आपको इस प्रश्न को यहाँ पर लाने का कि ये अधिनियम आपको याद हो। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 10 सितंबर 2013। अगला किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों। अब किसको महत्वपूर्ण कहूँ, सभी के सभी महत्वपूर्ण है, पूछे जा चुके हैं किसी न किसी एग्जाम में। पीसीएस तक देंगे ना दोस्तों आप, जो मैं यहाँ पर प्रश्नों को लेके आया हूँ वहां तक ये प्रश्न आते हैं। 1998-99 इसका सही उत्तर दोस्तों। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आई थी? तो 1998-99 में आई थी, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जिस तिथि को हुआ था वह थी। तो 1952 में दोस्तों हुआ था राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन। तो 6 अगस्त 1952 दोस्तों, बिल्कुल इसका सही उत्तर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को, बिल्कुल आपको याद रखना है। अध्यक्ष होते हैं दोस्तों इसके कौन? पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। और पंचवर्षीय योजनाओं के लिए दोस्तों ये मतलब कि राष्ट्रीय विकास परिषद बनना था, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था? पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों 1951 से लेकर 5 साल के लिए होती तो 1956 तक थी। तो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी याद रखिएगा दूसरी। और आप बताइएगा कि चौथी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, ये आप कमेंट बॉक्स में छापिएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। तो ये हुआ दोस्तों कब? 1951-52 में। दूसरी 1956-57 में। तो दूसरी हो जाए दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। बाकी मॉडल कौन सा था ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है प्रश्न में, देखिए हेरोल्ड डोमर मॉडल, ऑप्शन नंबर ए वाला। अगला प्रश्न दोस्तों सीधे सीधे छपने वाला प्रश्न है। अगला जो पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य, ये भी छपने वाला प्रश्न है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो अनवरत योजना दोस्तों यानी कि रोलिंग प्लान, ये दोस्तों कब आया था? सीधे सीधे छपेगा प्रश्न है और आपके चेहरे पर अलग खुशी होगी क्योंकि आपने पढ़ाई की हुई है। ये हो जाएगा 1978-79 में। भारत में अनवरत योजना दोस्तों 1978-1979, बिल्कुल याद रखिएगा। सीधे सीधे छपेगा ये प्रश्न, वहां पर पेपर में आपको देखने को मिलेगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था गरीबी हटाओ। बहुत ज्यादा दोस्तों ये आता है, तो इसका सही उत्तर भी हो जाएगा दोस्तों गरीबी हटाओ। पांचवी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य था दोस्तों, बिल्कुल याद रखिएगा। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1979 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो अस्पृश्यता का अंत दोस्तों ये है अनुच्छेद 17 में, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल याद रखिएगा। लोक नियोजन में अवसर की क्षमता अनुच्छेद 16। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। बाकी दोस्तों उपाधियां जैसे कि मतलब किसी को भारत रत्न मिला है तो अपने नाम के आगे भारत रत्न गोविंद वल्लभ पंत, भारत रत्न सचिन तेंदुलकर, ये नहीं लगाएंगे। बाकी जैसे सेना की उपाधियां हैं, जैसे लेफ्टिनेंट कर्नल है, जो भी सेना की उपाधियां हैं, जैसे जो पीएचडी करते हैं शिक्षा वाली जो उपाधियां हैं वो लगा सकते हैं। बाकी और उपाधियां नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे। तो इसमें यह है। बाकी अनुच्छेद 15 में दोस्तों लिंग जन्म वंश धर्म के आधार पर इसमें कोई विभेद नहीं होगा, ये इसमें बताया गया 15 में। तो यहाँ पर होगा भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन, अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? दोस्तों ये हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में है, बिल्कुल याद रखिएगा। और 51 के क में है और भाग 4 के भी दोस्तों ये क में है, क यानी कि ए इंग्लिश में। और ये दोस्तों 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया मूल कर्तव्य, ये भी आपको याद रखना है। और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जुड़ा। और कहाँ से लिया दोस्तों ये मूल कर्तव्य, ये आपका काम आप कमेंट बॉक्स में बताने का, जरूर से दोस्तों बताइएगा, कई बार एग्जाम में आता है। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो अनुच्छेद 5 से 11 दोस्तों नागरिकता से संबंधित है। भाग 2 अनुच्छेद 5 से दोस्तों 11 नागरिकता से संबंधित है, सीधे सीधे एग्जाम में आएगा। न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। भारत और यूएसए दोनों में, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका में दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है।
और दोस्तों अनुच्छेद 13 में ये है न्यायिक पुनरावलोकन, ये भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में फंसेगा तो याद रखिएगा। अगला, प्रतिवर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, स्मृति में किसकी? इंदिरा गांधी दोस्तों, कतई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा सरोजिनी नायडू। 13 फरवरी को दोस्तों इनका जन्म दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय महिला दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस वो मनाया जाता है 8 मार्च को। तो दोनों में अंतर है, इसमें भी आपको गलती कतई नहीं करनी है। और सरोजिनी नायडू दोस्तों भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी और यूपी की बनी थी, ये भी आपको भली भांति याद होना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान यानी कि महाभियोग चलाने का प्रावधान नहीं? राष्ट्रपति के विरुद्ध अनुच्छेद 61 में दोस्तों बताया गया महाभियोग बिल्कुल है दोस्तों। उपराष्ट्रपति के विरुद्ध भी दोस्तों महाभियोग लगा सकते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश के विरुद्ध भी दोस्तों महाभियोग लगा सकते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध। दोस्तों ऐसा कोई भारतीय संविधान में कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है महाभियोग लगेगा करके, ऐसा इसका उत्तर का ऑप्शन नंबर बी। राज्यपाल दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर होते हैं, तो राष्ट्रपति चाहे तो इन्हें कभी भी हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, खैर इतना टफ क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में नहीं आएगा, इनमें से सिर्फ इसे एक ही इस तरह से आएगा कि राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी, इस तरह से आएगा। बाकी जो बड़े एग्जाम में एसआई पटवारी यहाँ बन सकता है, बाकी जो पीसीएस लेवल के एग्जाम है वहाँ इस तरह का प्रश्न बनेगा। लेकिन दोस्तों उद्देश्य मेरा यही है कि आपको ये याद हो, जैसे आ गया कि अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम कब आया था 1 नंबर के लिए, इस तरह से आएगा आपके एग्जाम में, पर आपको सभी याद रखने। जैसे राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी तो 1987। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर हमारा, अंतर्राज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 265। तो अंतर्राज्यीय नदी विवाद दोस्तों ये 200 किस में है, 62 में है, बिल्कुल आपको याद रखना है। अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम दोस्तों कब आया था, ये 1956 में आया था, बिल्कुल मोहजबानी याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। राष्ट्रीय जल नीति दोस्तों 1987, बिल्कुल सही है। नदी बोर्ड एक्ट दोस्तों ये 1970 दोस्तों नहीं है, ये है 1956 का। नदी बोर्ड एक्ट दोस्तों 1956 का है, ये भी याद रखिएगा, इसका सही उत्तर का ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी के सभी आपको याद हो गए होंगे। बाकी इसी तरह से आएगा कि राष्ट्रीय जल नीति कब आई थी, एक सिर्फ एक ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, बाकी इन सबको आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया है? राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन दोस्तों लगा है, तो 356 दोस्तों ये अभी तक नहीं लगा दोस्तों। तो वित्तीय आपातकाल दोस्तों अभी तक कहीं भी दोस्तों नहीं लगा है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी है, आगे भी कभी नहीं होगी मतलब, और ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो 360 का दोस्तों अनुच्छेद 360 का उपयोग अभी तक नहीं किया है, 360 अनुच्छेद का याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का गठन किया जाता है, तो वित्त आयोग का गठन दोस्तों 5 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। वित्त आयोग दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 280 में दोस्तों बताया गया है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन थे, वो थे केसी नियोगी, ये भी याद रखिएगा, सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में आएगा। तो केसी नियोगी दोस्तों वित्त आयोग के क्या थे, प्रथम अध्यक्ष थे। वर्तमान में दोस्तों कौन है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष दोस्तों, वह हैं एनके सिंह, ये भी आपको याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में छपेगा। और उत्तराखंड वित्त आयोग के प्रथम और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है दोस्तों, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है, तो इस तरह का दोस्तों आपको लगेगा कि फिर एग्जाम में आ जाएगा, तो पेपर टफ आया था, दिवस भी ऐसा पूछ दिया जो कि हमने पढ़ा ही नहीं था, तो इसलिए दोस्तों पढ़ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को ये होता है। 24 अक्टूबर को दोस्तों यूएनओ दिवस होता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस, ये भी एक एग्जाम में आया था कि विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस 3 दिसंबर को। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे के सारे दिवस आपको याद हो गए होंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया में सबसे बड़ा ग्रीनलैंड के बाद द्वीप है, तो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों कौन सा है, तो ग्रीनलैंड है, 1 नंबर के लिए याद रखें। और ग्रीनलैंड के बाद दोस्तों जो दूसरा बड़ा द्वीप है वो है न्यू गिनी है। न्यू गिनी के बाद दोस्तों कौन है, बोर्नियो है। बोर्नियो के बाद दोस्तों ये मालागासी या मेडागास्कर है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा न्यू गिनी। अगला प्रश्न है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, सीधे सीधे दोस्तों दिखाई देगा आपको ये प्रश्न। 10 डिग्री चैनल दोस्तों किसको अलग करता है, अंडमान और निकोबार द्वीपों से। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार द्वीपों से, सीधे सीधे एग्जाम में फंसेगा ये प्रश्न।
स्वेज नहर स्वेज कैनाल जिनको जोड़ती है वे हैं। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को दोस्तों स्वेज नहर जोड़ती है। बिल्कुल दोस्तों याद रखिएगा, 1869 में निर्माण हुआ था। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन सी? स्वेज नहर। दोस्तों सीधे सीधे याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नहर भी दोस्तों कौन सी है? स्वेज नहर है। अगला प्रश्न है, ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? बहुत ज्यादा जबरदस्त प्रश्न है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ग्रेट बैरियर रीफ। ये है प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए। दोस्तों अगर आप इसी तरह से 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट कहीं कोचिंग में देने जाए तो 50 रुपये दोस्तों एक टेस्ट का होता है। दोस्तों मैं तो आपके लिए बिल्कुल फ्री में इस तरह से लाता हूं। तो लाइक दोस्तों जरूर से कीजिएगा, हो सके दोस्तों शेयर जरूर कीजिएगा, बाकी अंत तक जरूर से देखना है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? बचपन से आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं से, तो नाइट्रोजन दोस्तों 78% ना, आपने पढ़ा हुआ बचपन से, बिल्कुल नहीं भूले हैं। बचपन से अगर आपने कोई चीज पढ़ी होंगी, छोटी कक्षाओं से आपको कोई चीजें याद होंगी ना, वो भी अगर एग्जाम में कुछ बनता है प्रश्न तो 100% वो प्रश्न सही होगा आपका। अगला प्रश्न है, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती हैं वो हैं। तो मौसम संबंधी घटनाएं दोस्तों ये होती है क्षोभ मंडल में। बिल्कुल याद रखना है, सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में फंसेगा। ओजोन दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों समताप मंडल में, ये भी याद रखिएगा। इसका सही उत्तर होगा मौसम संबंधी घटनाएं होती है कहाँ? क्षोभ मंडल में। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, याद रखिएगा। भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? पतझड़ी वन, घास स्थल वन, शंकुधारी वन या उष्णकटिबंधीय वन? तो भूमध्य रेखा के निकट दोस्तों पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय वन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देश है? दोस्तों ब्राजील। बिल्कुल याद रखिएगा, ब्राजील है, आपको याद होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू या ढाका? जल्दी से बताइए, सार्क का मुख्यालय दोस्तों कहाँ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों काठमांडू, नेपाल में है। और सार्क दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, स्थापना हुई थी दोस्तों 8 दिसंबर 1985 को। सार्क की दोस्तों स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। काठमांडू नेपाल में दोस्तों इसका मुख्यालय है, स्थापना हुई थी ढाका में। अगला प्रश्न है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय अवस्थित है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ये हो जाएगा ब्रुसेल्स में है। बिल्कुल आपको याद रखना है, सीधे सीधे एग्जाम में दिखाई देने वाला प्रश्न है। मीनाक्षी मंदिर यहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर दोस्तों कहाँ अवस्थित है? ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा मदुरई। और हिंदी में पूछा गया था कि मछली के समान आंखों वाली स्त्री के लिए एक शब्द है, तो उसे भी कहते हैं क्या? मीनाक्षी। तो ये हो जाएगा मदुरई में है मीनाक्षी मंदिर, याद रखेगा ऑप्शन नंबर सी। कालिदास द्वारा मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक था? तो पहली बात दोस्तों, मालविकाग्निमित्र किसकी रचना है? तो कालिदास की है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी दोस्तों नहीं है, ना ही पुष्यमित्र शुंग है। दोस्तों ये देखिए मालविकाग्नि, तो का दोस्तों यहाँ नी मित्र, यहाँ अग्निमित्र, देखिए इतना देखिए यहाँ पर भी दोस्तों, इतना देखिए अग्निमित्र, इतना भी है ना, ये भी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए तो अग्निमित्र है ऑप्शन नंबर सी। इसी तरह से आपको पहचान लेना है, प्रश्न में ही उत्तर है इसका। अगला, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम सुल्तान कौन सा था? दोस्तों ये था अलबरूनी। पुराणों का अध्ययन करने वाला दोस्तों पहला सुल्तान कौन? पहला मुसलमान था, सुल्तान बोल दिया मैंने, सॉरी। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था दोस्तों, ये था अलबरूनी। ऑप्शन नंबर सी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश दोस्तों 1206 से लेकर 1290 तक ये रहा था, और इसका संस्थापक था दोस्तों कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन नंबर डी, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। बिल्कुल याद रखिएगा, छोटी कक्षा में भी आपने ये पढ़ा होगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दोस्तों, सिकंदर सानी की उपाधि किसने धारण की थी? मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों नहीं है, ये हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की दोस्तों उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो आंध्र भोज दोस्तों ये कहा जाता है कृष्णदेव राय को। ऑप्शन नंबर ए, आंध्र भोज कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न है, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी और
बाबर के बीच दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, 21 अप्रैल 1526 को। तो पानीपत दोस्तों ये हरियाणा में है। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किसने किया था? जबरदस्त प्रश्न दोस्तों, किसने किया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो ये किया था दोस्तों शेरशाह ने, ऑप्शन नंबर सी। शेरशाह का मकबरा दोस्तों सासाराम बिहार में है। भारत में स्थानीय स्वशासन को किसने प्रोत्साहित किया? स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को, 1882। तो ये आपको याद रखना है, स्थानीय स्वशासन का जनक दोस्तों ये है लॉर्ड रिपन। अब दोस्तों यहां से शुरू होते हैं हमारे उत्तराखंड के प्रश्न, और आज हम देखेंगे दोस्तों टिहरी रियासत के इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है यहाँ पर हमारा, किस शासक को हुमायूं की तरह निर्वासित जीना पड़ा? दोस्तों आप सभी को पता होगा कि प्रद्युम्न शाह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है खुड़बुड़ा के युद्ध में, कब? 14 मई 1804 को। फिर दोस्तों जो उनके पुत्र रहते हैं सुदर्शन शाह, सुदर्शन शाह ने दोस्तों 1804 से लेकर 1814 तक निर्वासन काल में दोस्तों हरिद्वार में दोस्तों कनखल है जगह, कनखल और हरिद्वार में दोस्तों ज्वालापुरा दोस्तों यहाँ ही रहते। तो ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा सुदर्शन शाह। हुमायूं की तरह दोस्तों इनको इस तरह का जीवन जीना पड़ा था, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम 1828 में अपने वंश को परमार वंश लिखा? तो ये लिखा था दोस्तों 1828 में, कौन थे? 1815 से लेकर 1859 तक दोस्तों कौन थे? ये थे सुदर्शन शाह। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। टिहरी रियासत की राजधानी श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित कब की? बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी से श्रीनगर दोस्तों 28 दिसंबर 1815 को स्थानांतरित की। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में प्रश्न बनेगा। और टिहरी स्थापना दिवस को दोस्तों रेस्टोरेशन डे के रूप में भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब किया? तो ये किया दोस्तों 1823 में, 1823 में। बिल्कुल आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। टिहरी रियासत का दोस्तों पहला भूमि बंदोबस्त सुदर्शन शाह के कार्यकाल में 1823 में हुआ था। अगला प्रश्न है, सुदर्शन शाह पंवार वंश के किस स्थान के शासक थे, किस क्रम के शासक थे? दोस्तों 54 कौन थे दोस्तों? 54 तक थे प्रद्युम्न शाह, और 55वें नंबर के दोस्तों कौन? सुदर्शन शाह। बिल्कुल आपको याद रखना है, एग्जाम में दोस्तों प्रश्न आया हुआ था, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। और टिहरी रियासत के प्रथम शासक थे। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का अपना वन विभाग कब स्थापित किया गया? तो टिहरी रियासत का दोस्तों वन विभाग 1885 में, कुमाऊं में वन विभाग 1868 में, गढ़वाल में वन विभाग 1869 में, और टिहरी रियासत में 1885 में। अगला प्रश्न है, कब रवाई परगने को टिहरी रियासत में शामिल किया गया? दोस्तों ये भी सुदर्शन शाह के समय हुआ था। रवाई परगने को टिहरी में शामिल किया गया था 1824 में। तो सीधे सीधे दोस्तों एग्जाम में फंसेगा प्रश्न, तो याद रखेगा 1824 में। अगला प्रश्न है, फ्राइडेन द्वारा कलकत्ता प्रेसिडेंसी में किस शासक की प्रशंसा की गई थी? अब दोस्तों ये जो फ्राइडेन है मतलब सुदर्शन शाह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। ये कहानी दोस्तों क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। जो ये फ्राइडेन नामक दोस्तों अधिकारी है, इसकी दोस्तों इसको फ्राइडन या फिर फ्रेजर भी से कहा जाता है कहीं कहीं। तो जो फ्राइडन है ना, इस जो मतलब कि जो ब्रिटिश अधिकारी था एक, इसकी दोस्तों बाघ से जान बचाई थी किसने? सुदर्शन शाह ने। अब ये बंदा फिर कलकत्ता प्रेसिडेंसी में जाता है तो फिर वहां तारीफ करता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर, सुदर्शन शाह। तो यही कारण था, बाकी किसी के लिए करोगे तो उसके गुण गाएगा ही गाएगा, जरूर सी जाहिर सी बात है। तो ये जगह ऑप्शन नंबर बी। सुदर्शन शाह द्वारा रचित सभासार पुस्तक कितने खंडों में है? पहली बात, सभासार दोस्तों सुदर्शन शाह की एक मतलब कि महत्वपूर्ण ग्रंथ है, तो ये आपको याद रखना एक नंबर के लिए। और कितने खंडों में है? तो दोस्तों ये हो जाएगा यहाँ पर हमारा 7 खंडों में है, ऑप्शन नंबर डी। तो सभासार दोस्तों 7 खंडों में है, ऑप्शन नंबर डी। अगला, पहला शासक कौन था जिसने वन ठेके पर दिए थे? तो ये था दोस्तों कौन? भवानी शाह। और कब दिए थे दोस्तों? ये दिए थे 1860 में, क्योंकि भवानी शाह दोस्तों 1859 से लेकर 1871 तक रहते हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भवानी शाह ने देवप्रयाग में एक संस्कृत हिंदी
पाठशाला, हिंदी की प्रारंभिक पाठशाला कब खुली? बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देवप्रयाग में संस्कृत हिंदी पाठशाला किसने खोली, किसने प्रारंभ की? दोस्तों भवानी शाह ने। 1 नंबर के लिए इसे याद रखिए। तो कब? दोस्तों ये था 1862 का समय। ऑप्शन नंबर ए 1862 में, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला है टिहरी में 1873 में एक अंग्रेजी स्कूल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो किसके द्वारा दोस्तों की गई थी 1873 में अंग्रेजी स्कूल की? तो 1873 में दोस्तों कौन था? नरेंद्र शाह दोस्तों। 1913 के बाद से आते हैं, 1919 में इनको अपना मतलब कि राज्याधिकार मिलता है। प्रताप शाह दोस्तों इसका सही उत्तर है, क्योंकि भवानी शाह की दोस्तों मृत्यु हो जाती है 1871 में, मैंने पहले बताया था। तो ये हो जाएगा प्रताप शाह, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर। प्रताप शाह ने दोस्तों 1873 में जूला पैमाइश नाम से दोस्तों एक भू व्यवस्था भी कराई थी, वो भी याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1873 में अंग्रेजी स्कूल दोस्तों, ये प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न है मेधाकर शर्मा किस पवार शासक की सभा में कवि थे? दोस्तों ये थे सुदर्शन शाह के। अगला प्रश्न है यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट ने सुदर्शन शाह के समय गढ़वाल की यात्रा कब की थी? तो ये की थी दोस्तों कब? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, 6 फरवरी 1820 को। बिल्कुल याद रखिएगा। या इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि यूरोपीय यात्री मूरक्राफ्ट टिहरी किस पवार शासक के समय आया? तो सुदर्शन शाह के समय आया, इसे भी याद रखिएगा। कब आया था? तो 6 फरवरी 1820 को। अगला प्रश्न है भवानी शाह ने फ्रेडरिक विल्सन को 1860 में बनू को कितने वर्षों के लिए ठेके पर दिया था? तो 1860 में दोस्तों दिया था, ये भी आपको याद रखना है, और 4 वर्षों के लिए मात्र ये दिया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है जूला नामक भूमि बंदोबस्त 1873 में किसके द्वारा किया गया? तो 1873 में दोस्तों ये हो जाएगा प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर बी, जो कि आपको बिल्कुल याद रखना है। अभी भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अगला प्रश्न है प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक किस नदी के तट पर कराया? तो इसका सही उत्तर दोस्तों भिलंगना नदी के तट पर कराया था प्रताप शाह ने अपना राज्याभिषेक। और प्रताप शाह दोस्तों टिहरी के पहले शासक थे, पहले राजा थे, जिन्होंने अपने नाम से दोस्तों शहर बसाने की परंपरा शुरू की। जैसे प्रताप नगर, जो प्रताप नगर दोस्तों किस नदी के तट पर है दोस्तों? वह है जलकुर नदी के तट पर। तो ये भिलंगना के तट पर दोस्तों ये इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया था प्रताप शाह ने। अगला प्रश्न है किस पवार शासक ने राजस्व वसूली में कठिनाई आने पर अपने राजस्व को 22 भागों में बांटा था? दोस्तों कौन था? ये था दोस्तों प्रताप शाह, ऑप्शन नंबर सी। अगला टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना किसके द्वारा कराएगी? तो ये कराई थी दोस्तों कीर्ति शाह ने। बिल्कुल याद रखिएगा, टिहरी में पहले मदरसे की स्थापना कीर्ति शाह ने दोस्तों करवाई थी। बिल्कुल याद रखिएगा, एग्जाम में बनेगा। मदरसा यानी कि दोस्तों ये क्या होता है? मुस्लिम का दोस्तों स्कूल होता है। अगला प्रश्न है किसानों की सुविधा के लिए बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना किसके समय हुई? तो बैंक ऑफ गढ़वाल की स्थापना दोस्तों ये भी हुई थी कीर्ति शाह के समय, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल याद रखेगा, कीर्ति शाह ने टिहरी में कृषकों के कल्याण के लिए कृषि बैंक, जिसे कि बैंक ऑफ गढ़वाल दोस्तों कहा जाता है, कृषि बैंक यानी कि बैंक ऑफ गढ़वाल, तो कीर्ति शाह ने इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है राजमाता नेपोलिया किसकी सुरक्षिका थी? तो नेपोलिया 9 से 9 याद रखिए, तो नरेंद्र शाह। कीर्ति शाह की सुरक्षिका दोस्तों कौन थी? वो थी गुलेरिया, ये भी आपको याद रखना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है नरेंद्र शाह ने अपनी राजधानी नरेंद्र नगर कब स्थानांतरित की? तो नरेंद्र नगर दोस्तों किसने बसाया? नरेंद्र शाह ने बसाया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रताप शाह टिहरी के पहले राजा हुए जिन्होंने कि अपने नाम के आगे शहर बसाने की परंपरा शुरू की। जैसे कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर बसाया, नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर बसाया, प्रताप शाह ने प्रताप नगर बसाया, इसी तरह से। तो नरेंद्र नगर कब स्थानांतरित की दोस्तों? ये की 1925 में, और नरेंद्र नगर की दोस्तों स्थापना करते हैं कब? 1921 में। तो इसका दोस्तों जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 1925, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब की गई? तो ये की गई दोस्तों 1938 में, और पहला मुख्य न्यायाधीश दोस्तों बनाया था बैरिस्टर मुकुंदी लाल को। अगला प्रश्न है टिहरी रियासत में प्रथम जनगणना कब कराएगी? ये भी दोस्तों नरेंद्र शाह के समय ही हुई थी। टिहरी रियासत में पहली जनगणना ये हुई थी दोस्तों 1921 में, और 1921 को दोस्तों जनसंख्या के
महाविभाजन का वर्ष भी कहा जाता है, यह आपने भली भांति पढ़ा होगा। प्रताप नगर की स्थापना प्रताप शाह द्वारा कब कराई गई, ये आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1877 में प्रताप शाह ने प्रताप नगर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम पुलिस विभाग की व्यवस्था किसके समय हुई थी? तो पुलिस विभाग दोस्तों ये कीर्ति शाह के समय हुई थी। चाहे पुलिस विभाग आए टिहरी में, मतलब कि प्रताप प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों इन्होंने खोली थी, टिहरी में पुलिस विभाग, टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा दोस्तों, ये सब का इन सब का श्रेय जाता है प्रताप शाह को, ऑप्शन नंबर सी। तो बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला, कीर्ति शाह द्वारा हिबेट संस्कृति पाठशाला की स्थापना कब की गई? जबरदस्त प्रश्न है। कीर्ति शाह ने दोस्तों हिबेट संस्कृति पाठशाला की स्थापना की थी 1909 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर आपको वर्ष याद हो तो आप आसानी से उत्तर टिक कर सकते हैं। अंग्रेजी सरकार द्वारा कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि कब दी गई दोस्तों? ये दी गई 1998 में, इसी से उत्तर आ गया। तो 31 दिसंबर 1998 की दोस्तों ये बात है, तब कीर्ति शाह को अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडियन की उपाधि दी। ये उपाधि का नाम भी आपको याद रखना है, कंपेनियन ऑफ इंडियन। अगला प्रश्न है, कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि कब दी गई? तो नाइट कमांडर की उपाधि भी दोस्तों कीर्ति शाह को दी गई थी 1901 में, 9 नवंबर 1901 को। अगला प्रश्न है, किसने अकबर की भांति टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन कराया था? दोस्तों ये कराया था किसने? कीर्ति शाह ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अकबर की भांति दोस्तों, जैसे अकबर ने दीन इलाही धर्म चलाया था, कीर्ति शाह ने दोस्तों टिहरी में तो सर्वधर्म सम्मेलन आयोजन कराया था कीर्ति शाह ने, बिल्कुल बिल्कुल याद रखिएगा। और दोस्तों एक लॉर्ड कैंपबेल का नाम भी आता है। लॉर्ड कैंपबेल दोस्तों वो 1907 में ये बंदा टिहरी आया था, लॉर्ड कैंपबेल। और कैंपबेल कीर्ति शाह के बारे में लिखता है, उसका मतलब कि कथन है, कीर्ति शाह जैसा राजा मैंने भारतवर्ष में मतलब कि कहीं नहीं देखा, ऐसा कहा था। कीर्ति शाह सदृश राजा मैंने भारतवर्ष के किसी भाग में नहीं देखा, ये कहा था लॉर्ड कैंपबेल। मैंने ये भी याद रखेगा। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा कीर्ति शाह। अगला प्रश्न है, नरेंद्र शाह द्वारा कुष्ठ रोग एक्ट कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया दोस्तों 1939 में। मानवेंद्र शाह की मृत्यु कब हुई? अगर दोस्तों आपको सन याद है ना, तो आप आसानी से उत्तर टिक कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2007 में, 5 जनवरी 2007 में। अगला प्रश्न है, मानवेंद्र शाह ने कब प्रजामंडल की मांग को स्वीकार करते हुए उत्तरदायी शासन की स्थापना का वचन दिया था? ये यहाँ पर दोस्तों पूछा गया है। ये हो जाएगा 15 जनवरी 1948 को।